एक बार फिर से सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मालवी किड्स हेवन पब्लिक स्कूल रामनगर बाड़मेर में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि यहां से जब भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आज हम कक्षा 8वीं का क्लास 8 की बात कर रहे हैं। हम क्लास 8 की बात कर रहे हैं। क्लास 8 का तीसरा यूनिट लेंगे जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और ये यूनिट कंपटीशन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण जो है वो रहता है। कंपटीशन एग्जामिनेशन और क्लास 8 के लिए यूनिट काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। संश्लेषित रेशे, अगर हम बात करें इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स के बारे में तो इस यूनिट के जो मैं यहाँ पे मुख्य टॉपिक बता रहा हूं आपको, प्राकृतिक व संश्लेषित रेशे, बहुलक, संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक के अनुप्रयोग और 4R तकनीक। कुल मिला के हम इतने जो टॉपिक हैं इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और एक भी प्रश्न आपका इस यूनिट से ना छूटे। तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहे ताकि आपको ये पूरा का पूरा यूनिट अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले देखिए हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक व संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। सबसे पहले एग्जाम के अंदर यही प्रश्न आता है 2 नंबर के प्रश्न के अंदर कि प्राकृतिक रेशे व संश्लेषित रेशे के अंदर क्या अंतर होता है। बात करें हम प्राकृतिक रेशे की, प्राकृतिक रेशे का अर्थ होता है ऐसे रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये आप समझे इस चीज को। तो यहां पर हम कहेंगे नेचुरल फाइबर्स या प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से मतलब हुआ जीव जंतुओं से या फिर पेड़ पौधों से। तो इतनी सी आपको चीज समझ में आ चुकी होगी प्राकृतिक रेशों से संबंधित ऐसे रेशे जो मनुष्य, मानव फैक्ट्रियों के अंदर रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप बनाता है। यानी कि हम कहेंगे इसका निर्माण कहां होता है? फैक्ट्रियों में होता है। फैक्ट्रियों में निर्माण होता है रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। तो फैक्ट्रियों में रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप कृत्रिम रेशों का निर्माण होता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं वो फैक्ट्रियों के अंदर मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर कुछ उदाहरण पूछे जाए, आपको एग्जाम्पल पूछे जाए तो इसके अंदर आप याद रख सकते हो, जैसे कि प्राकृतिक रेशों के अंदर आ जाएगा ऊन है, जूट है, कपास है। ऊन हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, ये नेचुरल फाइबर्स है, प्राकृतिक रेशे हैं। अगर हम कृत्रिम रेशों की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले रेयॉन की। रेयॉन के अलावा इसमें याद कर लेना डेक्लॉन, आर्लॉन, नायलॉन। तो कृत्रिम रेशों के एग्जाम्पल्स रेयॉन, डेक्लॉन, आर्लॉन और नायलॉन। आपको इतने रेशे इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे कृत्रिम रेशों के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुलक। बहुलक का अर्थ क्या होता है और बहुलक और संश्लेषित रेशे आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, इन दोनों चीजों को हम जोड़ के पढ़ने का प्रयास करेंगे। वास्तव में अगर बात करें हम संश्लेषित रेशों की तो संश्लेषित रेशे जो हैं वो एक प्रकार के बहुलक होते हैं। संश्लेषित रेशे अपने आप में क्या है? बहुलक है। और बहुलक क्या होते हैं हम उसको सबसे पहले समझते हैं। अगर आपने बहुलक को परिभाषित कर दिया तो आप संश्लेषित रेशे को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए इधर बहुलक जो है वो अंग्रेजी के पॉलीमर शब्द से बना है, POLYMER। और ये पॉलीमर शब्द भी
दो शब्दों का जोड़ है पोली प्लस मर। पोली प्लस मर। पोली का अर्थ होता है अनेक, पोली का अर्थ यहां से होता है अनेक, और मर का अर्थ यहां से होता है इकाइयां या इकाई। तो यहां पर क्या हो गया, बहुलक यानी कि पोलीमर, पोली का अर्थ अनेक, मर का अर्थ इकाई, यानी कि अनेक इकाइयां, बहुत सी इकाइयां आपस में मिलकर क्या क्रिएट करती है, बहुलक क्रिएट करती हैं। तो यहां से मैं इस बहुलक की परिभाषा लिख रहा हूं कि अनेक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करते हैं। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं एक माला के माध्यम से। एक हमने माला ली इस प्रकार से, इस माला में कई प्रकार के मणके होते हैं इस प्रकार के, या एक मोतियों की माला में कई प्रकार के मोती होते हैं। तो बहुत सारे मोती एक लड़ी के रूप में जुड़कर माला बना रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या कहा, जो एक मोती है वो एक इकाई होगी, और बहुत सारे मिलकर क्या बना देते हैं, बहुलक बना देते हैं। लेकिन जब अनेक मोती मिलेंगे तो तब जाकर किसका निर्माण होगा, पॉलीमर या बहुलक का निर्माण होगा। अब देखिए संश्लेषित रेशे हैं, इन संश्लेषित रेशों को हमने क्या कहा, बहुलक कहा। अब इधर से ध्यान से देखें, ये संश्लेषित रेशे इसके बारे में मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि वे रेशे या वे फाइबर्स जो मनुष्य के द्वारा फैक्ट्रियों के अंदर क्रिएट किए जाते हैं उसे हम कहेंगे संश्लेषित रेशे या आर्टिफिशियल फाइबर्स। जहां पर आगे चलते हैं हम इसके अंदर इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स के अंदर आप याद रखोगे रेयॉन को, 2 नंबर पे आप याद रख लेना नायलॉन, 3 नंबर पे आप याद रखना आर्लॉन, डेक्रॉन। इस डेक्रॉन को पॉलिएस्टर भी कहते हैं, इस डेक्रॉन को पॉलिएस्टर भी कहते हैं। तो ये जो मैंने यहां पे नाम लिखे हैं ये संश्लेषित रेशे हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। अब इनको हम क्रम से पढ़ेंगे कि कौन से रेशे का क्या महत्व है और कौन सा रेशा कैसे बनता है। ये वाले प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेयॉन के बारे में कि रेयॉन जो है वो कैसे बनता है। ध्यान दीजिए, रेयॉन को बनाने के लिए हम नेचुरल फाइबर्स भी काम में लेंगे और आर्टिफिशियल फाइबर्स भी काम में लेंगे। जब नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स आपस में मिल जाते हैं तब जाके यहां पे रेयॉन बनता है। तो यहां से सबसे पहले हम लेंगे सेलुलोज। देखते जाएं, किताब की भाषा आपको समझ में नहीं आने वाली। अगर यहां से आप इस मेथड को समझ लोगे तो बिल्कुल कभी भी आप इस चीज को नहीं बोलोगे। रेयॉन से यहां से रेयॉन जो है वो सबसे पहले आप इसमें सेलुलोज ले लोगे। सेलुलोज को सबसे पहले आपको शुद्ध कर देना है, इसको प्योर कर देना है। सेकंड, इसके अंदर हम मिला देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। सेलुलोज के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे और इसके साथ में हम मिला देंगे कार्बन डाइसल्फाइड। इसका फॉर्मूला होता है CH2। CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सेलुलोज का हम एक मिश्रण तैयार कर देंगे, गाढ़ा मिश्रण। एक गाढ़ा मिश्रण हम किसका तैयार कर देंगे, सेलुलोज का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कार्बन डाइसल्फाइड का। अब जब हमने इनका गाढ़ा मिश्रण तैयार किया, एक गाढ़ा द्रव तैयार किया, तो अब इसको हम एक स्पेशल नाम देंगे। अब ये स्पेशल नाम होगा विस्कोस। ध्यान दें,
क्या नाम होगा इसका? विस्कोस। ये परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि विस्कोस क्या होता है। तो आप लिखोगे कि जब सेलुलोज के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड मिलाकर जब गाढ़ा दरो बनाया जाता है तो इस दरो को विस्कोस कहते हैं। अब आपने देखिए, ये हमारे पास कोई साधन है, कोई उपकरण है जिसके अंदर हमने क्या भरा है? इस विस्कोस को भर रखा है। आप इसको अच्छे से समझने का प्रयत्न करें। अब इसके अंदर हमने क्या भरा है? ये गाढ़ा दरो भर दिया है। किसके अंदर? किसी पात्र के अंदर, किसी उपकरण के अंदर। अब हम क्या करेंगे? नीचे की तरफ, नीचे हम एक बर्तन लेंगे इस प्रकार का, या फिर उद्योग धंधों में जो भी उपकरण काम में लेते हैं वो उपकरण काम में लेंगे। ये काम में ले लिया। अब इसके अंदर हम भरेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। समझे अच्छे से? इसके अंदर हम क्या भरेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल भरेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल आपको लेना है सांद्र। सांद्र का मतलब है जिसके अंदर पानी की मात्रा कम हो और सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो। अगर हम उसके अंदर पानी मिलाते जाएंगे तो वो सांद्र H2SO4 तनु H2SO4 में बदलने लग जाएगा। जैसे कि आपने किसी विलयन को पढ़ा होगा, तो विलयन में अगर हम उसके अंदर पानी ज्यादा डालेंगे तो वो तनु होगा, और पानी ज्यादा नहीं डालेंगे तो वो सांद्र की श्रेणी के अंदर आएगा। तो इस बर्तन के अंदर हमने लिया है सांद्र H2SO4, और ऊपर वाले इस बर्तन के अंदर हमारा विस्कोस है। क्या है? यहां से मैं लिख देता हूं, इसके अंदर विस्कोस है, गाढ़ा दरो है। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर कुछ छेद कर देंगे। इस प्रकार के हम कुछ बारीक से, छोटे छोटे, बिल्कुल बारीक से छेद कर देंगे, और ये बारीक के छेद से यहां पर द्रव जो है, ध्यान से देखें, यहां से जो द्रव है वो इस प्रकार से इसके अंदर गिरेगा, और जो इस बर्तन के अंदर जो हमने नीचे लिया उसके अंदर गिरेगा, तो बर्तन से जो विस्कोस था वो विस्कोस किसके अंदर गिर रहा है? इस वाले बर्तन के अंदर, यानी कि H2SO4 के अंदर गिर रहा है। और जब H2SO4 के अंदर गिरेगा त्यों ही ये वाला जो चीज है ये रेशा बन जाएगा, और ये रेशा कहलाएगा रेयॉन। तो इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि रेयॉन को कैसे बनाते हैं। रेयॉन का उपयोग चद्दरें बनाने के अंदर होता है, और इसके अलावा कालीन या गलीचा बनाने के अंदर रेयॉन संश्लेषित रेशे का उपयोग होता है। चद्दरें आपने देखी होगी। कालीन या गलीचा क्या होता है इसको देखें आप। कालीन या गलीचा, ये कुछ मोटाई वाली दरिया होती है। हम कह सकते इसको दरिया कह सकते हैं, जिसके ऊपर से कुछ जो है वो रेशे निकले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो इसकी मोटाई है, इसकी मोटाई अधिक होगी। आप याद रखना कि जो कालीन या गलीचा होता है इसकी मोटाई अधिक होती है, तथा इसके बाहर रेशे निकले होते हैं। कि संश्लेषित रेशे रेयॉन का उपयोग चद्दरें बनाने में होता है, कालीन या गलीचा बनाने में होता है। कालीन या गलीचा काफी मोटाई वाला होता है और जिसके बाहर रेशे निकले होते हैं। ये इसकी पहचान है। आप पहचान कर सकते हो कि ये गलीचा या कालीन है और ये चद्दरें हैं। चद्दरें हालांकि पतली होती है, लेकिन जो कालीन या गलीचे होते हैं वो मोटाई में अधिक होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आगे नायलॉन को। यहां से मैं ये क्लियर कर रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं कि एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं। और यहां पर मैंने जितने भी लिखे हैं, चाहे वो रेयॉन हो, चाहे वो नायलॉन हो, चाहे वो आर्लॉन हो, चाहे वो डेक्रोन या पॉलिएस्टर हो, ये सारे के सारे बहुलक हैं, सारे के सारे संश्लेषित रेशे हैं। तो इसके अंदर नायलॉन के अंदर भी कुछ एकलक इकाइयां होती हैं जो आपस में संयोजित होकर बहुलक का निर्माण करती हैं। तो कौन कौन सी एकलक इकाइयां होती है उसको देखिएगा। सबसे पहली एकलक इकाई इसमें याद रखना आपको, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और इसके साथ में आपको याद रखना एडिपिक अम्ल। और जब हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल आपस में संयोजित होते हैं तो नायलॉन बनाते हैं। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल मिलकर क्या बना देते हैं? नायलॉन बना देते हैं। अब आगे इसके उपयोग पूछे जाते हैं कि नायलॉन के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं।
तो इसके उपयोग आप क्रमशः याद रखें। सबसे पहला इसका उपयोग होता है चट्टानों के अंदर जब पर्वतारोही चढ़ते हैं तो उस समय वो रस्से इस्तेमाल में लेते हैं। यानी कि जो पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने के लिए जो रस्से काम में लेता है वो रस्से जो है वो नायलॉन रेशे के बने होते हैं। वो रस्से नायलॉन रेशे के बने होते हैं। नायलॉन रेशे के बने होते हैं। सेकंड, इसके अंदर आप याद रखना कि जो हम ब्रश काम में लेते हैं दांत साफ करने के लिए, तो ब्रश के अंदर जो रेशे लगे होते हैं, ब्रश के अंदर जो रेशे होते हैं वो रेशे भी किसके बने होते हैं? तो वो रेशे भी नायलॉन के बने होते हैं। पैराशूट बनाने के अंदर भी किया जाता है। पैराशूट बनाने के लिए भी नायलॉन संश्लेषित रेशे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके कई उपयोग होते हैं। कई प्रकार के वस्त्र भी नायलॉन के बनाए जाते हैं, लेकिन विशेष तौर से आप इन तीनों को जरूर से याद रख लेवे कि पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने के लिए जो रस्से काम में लेता है वो नायलॉन के होते हैं। ब्रश के अंदर जो रेशे लगे होते हैं वो नायलॉन के होते हैं। पैराशूट बनाने के लिए जो रेशे काम में लिए जाते हैं वो भी नायलॉन के होते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं, कुछ इसके अनुप्रयोग या इसके उपयोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्लॉन के बारे में कि जो आर्लॉन होता है वो किसके बहुलकीकरण से बनता है। बहुलकीकरण का अर्थ होता है कि जब एकलक इकाइयां मिलती हैं तो बहुलक बनती है, और बहुलक बनने की प्रक्रिया को हम बहुलकीकरण कहते हैं। तो यहां पर आर्लॉन एक बहुलकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला संश्लेषित रेशा या बहुलक है। तो आर्लॉन बनता है एसीटोनाइट्राइल। याद रखें अवश्य, एसीटोनाइट्राइल के बहुलकीकरण से आर्लॉन नामक रेशा बनता है। इसके अंदर आप इतना सा याद रख लें, बहुत है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेक्रॉन या पॉलिएस्टर की। ये काफी महत्वपूर्ण रहता है, इसको आप जरूर से याद रखें। जो डेक्रॉन है, इस डेक्रॉन का निर्माण दो एकलक इकाइयों से होता है। आपको एकलक इकाइयां याद रखनी है इसके अंदर। सबसे पहले आप इसके अंदर याद रखें एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, और दूसरी एकलक इकाई इसके अंदर आप याद रखें टेरेप्थैलिक अम्ल। टेरेप्थैलिक अम्ल, ये देखो, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थैलिक अम्ल आपस में जब जुड़ते हैं या जब बहुलकीकरण की क्रिया करते हैं तो डेक्रॉन बहुलक बनता है या डेक्रॉन संश्लेषित रेशा बनता है, जिसका दूसरा नाम पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर के कई नुकसान हैं और उसके कई फायदे भी होते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ बातें बताएंगे आपको कि संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे के अंदर अंतर क्या है, कि हमें संश्लेषित रेशों का उपयोग करना चाहिए कि प्राकृतिक रेशों का, और करना चाहिए तो क्यों। प्राकृतिक रेशे जो हैं, पहली बात तो महंगे ज्यादा है। ये इसका एक नुकसान है या इसकी एक कमी कह सकते हैं कि ये महंगे ज्यादा है। दूसरा, कृत्रिम रेशे थोड़े सस्ते होते हैं, कम
कम दाम पर मिल जाते हैं, जो कृत्रिम जो होते हैं रेशे या जो कपड़े बनते हैं उनसे। सेकेंड अब बात करेंगे कि अगर हम धूप में सुखाते हैं तो ये देर से सूखते हैं, देर से सूखते हैं, काफी समय लगता है उन कपड़ों को सूखने में। लेकिन कृत्रिम जो होते हैं, कृत्रिम जो रेशों से बने हुए कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। जल्दी सूखने के कारण इसका ये एक और फायदा हो गया। तीसरी चीज, प्राकृतिक जो रेशों से बने हुए कपड़े होते हैं उसके अंदर सलवटें ज्यादा पड़ती है, सिलवटें ज्यादा पड़ती है, जिसके कारण उस पे दिनों दिन यानी कि प्रतिदिन उस पर प्रेस करनी पड़ती है, इस्त्री करनी पड़ती है। यानी कि प्राकृतिक रेशों से बने हुए कपड़ों पर सिलवटें पड़ती हैं, जिसके कारण उस पर इस्त्री करनी पड़ती है। तो यहां पर हम कहेंगे कि इस पर सिलवटें अधिक पड़ती हैं, ये भी एक इसकी कमी है। लेकिन कृत्रिम रेशों में सिलवटें कम पड़ती हैं या नहीं पड़ती, सिलवटें नहीं पड़ती या कम पड़ती हैं। ये तो हो गए प्राकृतिक रेशों की कुछ कमियां और कृत्रिम रेशों के कुछ फायदे। अब एक और नजर हम घुमाते हैं इन चीजों पर, तो कुछ फायदे भी मिलते हैं प्राकृतिक रेशों के, वो आप देखिएगा। यहां चौथा बिंदु में लिख रहा हूं कि प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो पसीना अधिक सोखते हैं गर्मी के मौसम में। लेकिन अगर हम कृत्रिम रेशों से बने हुए कपड़ों की बात करते हैं तो ये पसीना बिल्कुल कम सोखते हैं, और पसीना कम सोखने के कारण शरीर चिपचिपा लगता है, तो ये इसकी एक कमी है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी मेजर कमी की बात करें कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों की, तो मेजर कमी देखिएगा, अगर इसके अंदर आग के संपर्क में आ जाए तो आग जो है वो आसानी से नहीं लगेगी, आग आसानी से नहीं लगेगी। लेकिन यहां पर कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों में अगर आग लग जाती है तो कपड़ा पूरा का पूरा जल जाएगा, और जिस व्यक्ति के कपड़ा पहना हुआ है उस व्यक्ति को भी दिक्कत आ सकती है, उसकी भी चमड़ी जल सकती है। तो हम यूं कहेंगे कि यहां पर भी ये इसकी कमी है, आसानी से जल जाता है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो कुछ चीजें हैं जो आप याद रख लें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है ये भी एक प्रकार का बहुलक ही है, ये भी एक प्रकार का बहुलक ही है। इसमें भी बहुत सारी एकलक इकाइयां जुड़कर प्लास्टिक का निर्माण करती हैं। अब प्लास्टिक के उदाहरण के अंदर आप कई नाम याद रख सकते हो, जैसे कि बेकेलाइट एक प्लास्टिक का उदाहरण है। इसके अलावा आप याद रख सकते हो पीवीसी एक प्लास्टिक का उदाहरण है, पॉलीथीन एक प्लास्टिक है, टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है। तो इस प्रकार से आप कुछ प्लास्टिक के नाम याद रख सकते हो। प्राकृतिक रेशों से जो बने हुए कपड़े होते हैं उनकी कुछ कमियां होती हैं, कृत्रिम रेशों से बने हुए कपड़ों की कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए नए रेशे का इजाद किया गया, टेरिनेन का। अब आप इसमें आ जाए प्लास्टिक के अंदर, बेकेलाइट, पीवीसी, पॉलीथीन और टेफ्लॉन, ये आपके उदाहरण रहेंगे किसके? प्लास्टिक के। अब इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि प्लास्टिक के संरचना के आधार पर, इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर इसके कितने टाइप होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो बात करें हम प्लास्टिक की स्ट्रक्चर के आधार पर इसकी टाइप की, तो इसके दो टाइप हो सकते हैं। एक आप इसके अंदर टाइप याद रख लोगे, थर्मोप्लास्टिक। इस थर्मोप्लास्टिक को हम ताप शून्य प्लास्टिक भी कहते हैं। दूसरा इसके अंदर उदाहरण आप याद रख लोगे, थर्मोसेटिंग। दूसरा जो प्रकार है वो होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और ये जो है वो ताप
ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है और ये ताप शून्य प्लास्टिक होता है। अब आप इसकी परिभाषा समझे, यहां से एक प्रश्न आता ही आता है कि प्लास्टिक को उसकी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना के आधार पर कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स के अंदर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। अब इसके वर्क क्या है और इसकी परिभाषा क्या है उसको देखें। थर्मोसेटिंग का अर्थ होता है ऐसे प्लास्टिक जो आसानी से पिघल जाते हैं, आसानी से पिघल जाते हैं, थोड़ा सा ताप देते, थोड़ी सी गर्मी देते हैं तो भी वो पिघल जाते हैं। यानी कि ऐसे प्लास्टिक जो आसानी से पिघल जाते हैं तथा इनको कई रूप का मतलब है आकार, इनको कई रूप या आकार दिए जा सकते हैं, कई रूप या आकार दिए जा सकते हैं। जैसे कि अपने पास है पीवीसी। अब पीवीसी जो है, पीवीसी की यहां पे मान लो बाल्टियां कुछ बनी होती हैं, कुछ यहां पे पाइप बने होते हैं, तो हम इसको गर्म पानी के अंदर रखकर इसके आकारों के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं, जितना हम चाहते हैं उतना हम उसके आकार के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इसके उदाहरण के अंदर आप याद रख लोगे पीवीसी को, जो यहां पे मैं लिख रहा हूं उसके एग्जांपल्स थर्मोसेटिंग की। पीवीसी यानी कि पॉली विनाइल क्लोराइड, ये थर्मो प्लास्टिक होता है। पॉलीथीन, दूसरा आप याद रख लोगे पॉलीथीन, ये पॉलीथीन भी एक प्रकार का क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं उसको देखें। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे प्लास्टिक हैं, अगर हम इसको ताप देते हैं, इसको गर्मी देते हैं तो ये और कठोर हो जाते हैं और दृढ़ हो जाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ताप दृढ़, यानी कि ताप देने पर और दृढ़ हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं। ताप देने पर और कठोर हो जाते हैं और दृढ़ हो जाते हैं। ऐसी प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसको एक बार जिस रूप में ढाल दिया, वापस से हम उसका रूप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसका आकार परिवर्तित नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा स्विच को, इस प्रकार की बिजली को जो स्विच होते हैं, बिजली के जो स्विच होते हैं वो बने होते हैं बैकेलाइट के। इस प्रकार से किसके बने होते हैं? बैकेलाइट के। तो इसके एग्जांपल्स के अंदर एक आप नाम याद रखोगे, बैकेलाइट। इसके अंदर आप याद रख लोगे टेफ्लॉन। बैकेलाइट व टेफ्लॉन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। इसके अंदर इस प्रकार से बैकेलाइट का जो उपयोग है वो नॉर्मली कहां होता है? जो विद्युत सॉकेट बनाए जाते हैं उसके अंदर बैकेलाइट का उपयोग होता है। जो बर्तन होते हैं, बर्तनों के हत्थे बनाए जाते हैं वो भी बैकेलाइट के बनाए जाते हैं। तो बैकेलाइट का उपयोग इनके अंदर होता है। इनको एक बार जिस जैसा रूप दे दिया वो वैसा ही रहेगा। ज्यादा गर्म करोगे तो वो और दृढ़ होंगे और कठोर होंगे। तो आप इस प्रकार से ये याद रख लोगे थर्मोप्लास्टिक के अंदर और थर्मोसेटिंग के अंदर। तो प्लास्टिक वाला हिस्सा ये इतना रहता है। उसके बाद प्लास्टिक के अनुप्रयोग आपको याद रखने या फिर प्लास्टिक के उपयोग जो है वो आपको याद रखने। सबसे पहला, यहां पर मैंने लिया है कोई तार, ये तांबे का तार है। अगर मैं ये तार इस सॉकेट के अंदर डाल दूं और पीछे से मैं पकड़ दूं तो क्या आएगा? करंट आएगा। लेकिन जब मैं इसको पूरा कवर कर दूं एक साइड से यूं प्लास्टिक से, जब मैं प्लास्टिक से इसे पूरा कवर कर दूं तो केवल इसके आगे वाला भाग जाएगा और करंट का फ्लो इसके अंदर होगा, बाहर नहीं आएगा। यानी कि अब ये तार बन चुका है विद्युत रोधी बाहर से। तो पहला आपको इसका अनुप्रयोग याद रखना है, विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में, विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का उपयोग होता है। दूसरा, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के पाइप बनाने में, बाल्टियां बनाने में होता है। तो ये आप इसके अंदर याद रख लोगे, पाइप बनाने में
बाल्टियां बनाने में। और तीसरा आप याद रख लोगे बेकेलाइट के अंदर कि जो प्लास्टिक होता है इसका उपयोग बर्तनों के हत्थे बनाने में होता है। बर्तनों के हत्थे बनाने में होता है। किसका उपयोग होता है? बेकेलाइट का। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है, इसका उपयोग कहां हो रहा है? बर्तनों के हत्थे बनाने में। इसका तीसरा अनुप्रयोग है। अब देखो, जो प्रेस होती है उस प्रेस के हत्थे भी बेकेलाइट के बने होते हैं। जो प्रेशर कुकर होता है उसके हत्थे भी बेकेलाइट के होते हैं। उसको जितना ज्यादा गर्म किया जाता है फिर भी वो गलते नहीं, इसलिए वो ताप दृढ़ प्लास्टिक है। और उदाहरण कौन सा हो जाएगा प्लास्टिक का? बेकेलाइट। एक आप महत्वपूर्ण उदाहरण 4 नंबर में याद रख लोगे टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का क्या याद रखोगे कि जो कुछ बर्तन होते हैं और वो बर्तन होते हैं नॉन स्टिक। बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, कुछ बर्तन होते हैं जो किस टाइप के होते हैं? नॉन स्टिक टाइप के होते हैं। नॉन स्टिक का मतलब है ऐसे बर्तन जिसके अंदर टेफ्लॉन का यूज हो रहा है। नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जिसके अंदर टेफ्लॉन का उपयोग होता है और यह प्लास्टिक जलता नहीं है। हम आसानी से रोटियां पका रहे हैं लेकिन वो प्लास्टिक जलता नहीं है। वो किसका उदाहरण हो जाएगा? टेफ्लॉन का हो जाएगा। तो मुख्य चीजें मैंने यहां से बता दी। बाकी कुछ एग्जांपल्स और रहते हैं, कुछ अनुप्रयोग और रहते हैं, वो आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन जो मेन और समझने लायक चीजें थी मैंने बता दी। पहली आपको क्या रखनी है कि विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में होता है तार के ऊपर कवर चढ़ाने में, पाइप बाल्टियां बनाने में, बर्तनों के हत्थे बनाने में जिसमें बेकेलाइट का उपयोग होता है, नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में जिसके अंदर टेफ्लॉन का उपयोग होता है। तो कुछ चीजें हैं जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे 4R तकनीक के अंदर। तो 4R तकनीक में पहले R का मतलब हो जाएगा रीयूज, दूसरे R का मतलब हो जाएगा रिड्यूस, तीसरे R का मतलब हो जाएगा रिसाइकल और चौथे R का मतलब हो जाएगा रिकलेक्ट। तो इस प्रकार से जो हम प्लास्टिक काम में ले रहे थे उनका हम पुनः उपयोग भी कर लेंगे, उनको हम अलग भी कर लेंगे, छांट भी लेंगे, उनको हम पुनः चक्रित भी कर लेंगे, उनको हम पुनः प्राप्त भी कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो प्लास्टिक हम शुरू में काम में ले रहे थे वो प्लास्टिक वापस से हमारे काम में आ गया। यानी कि वो व्यर्थ नहीं हुआ, वो बाहर वायुमंडल में नहीं गया, पर्यावरण को प्रदूषित उसने नहीं किया। तो 4R तकनीक पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। तो ये तो था हमारा कंप्लीट लेक्चर तीसरे यूनिट का और जिसका नाम था संश्लेषित रेशे। इसके बाद हम चौथा यूनिट लेंगे। हम हर एक वीडियो के अंदर हर एक चैप्टर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हमारा चौथा चैप्टर होगा। अगर आपको ये चैप्टर्स अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने अधिक से अधिक मित्रों तक जो 8वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं या जो पढ़ने के अंदर रुचि रखते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।